हेलो। हेलो। चलो भाई, गुड मॉर्निंग, है ना। आज चालू कर रहे हैं हम हमारा लेक्चर नंबर 37। लेक्चर नंबर 36 में हम क्या देख रहे थे? यूनिट 16 का बी पार्ट। तो आज भी बी पार्ट चलेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कल थोड़ा बहुत देखे थे किसके बारे में भाई? कंडक्शन के बारे में, है ना। थर्मल कंडक्शन के बारे में हिंदी में क्या बोलते हैं? संवहन, है ना। क्या होता है थर्मल कंडक्शन? तीन ठोक देखे थे ना कल। क्या होता है पहला वाला? हाँ, चालन। हाँ, ठोस में होता है। और बताओ, पढ़ के आने बोला था क्या इसको? तो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, क्या चीज को? अच्छे से बता नहीं रहे हो। बताओ जी, कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन क्या है? अरे ऐसे पूछो, कोई पूछे तो। ठीक है। जो कंडक्शन है वो ऊर्जा ट्रांसफर का एक प्रकार है। इसके तहत क्या होता है, किसी भी ठोस वस्तु में जब एक सिरे को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। किसके द्वारा पहुंचती है? अणुओं के द्वारा। अणु क्या करते हैं? एक अणु दूसरे अणु को अपनी ऊर्जा क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। किसके द्वारा? चालन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये लोहे का छड़ है, ठीक है। ये लोहे के छड़ में यहाँ पे आग लगा दिए हो, तो धीरे 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 यहाँ का टेम्परेचर बढ़ते 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 पूरा यहाँ तक चले जाएगा, है ना। किसके द्वारा होगा ये? यहाँ पे अंदर में अणु है। अणु लोग क्या करेंगे? ये गर्म हुआ, फिर इसको गर्मी देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा, फिर इसको देगा। इसी को क्या बोलते हैं? चालन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं इसी को। ठीक है। देखो क्या बोल रहा है ये। जब किसी चालक में ऊष्मा का प्रवाह इस प्रकार होता है कि किसी भी बिंदु पर तापमान समय के साथ नहीं बदलता, ठीक है, तो इसे स्थिर अवस्था कहते हैं। क्या चीज? स्थिर अवस्था। इसी चालन के अंतर्गत आती है स्थिर अवस्था। दो टाइप की अवस्था होती है। पहला अवस्था स्थिर अवस्था, दूसरा अस्थिर अवस्था। ठीक है। तो पहले अस्थिर अवस्था को समझो, क्या होता है अस्थिर अवस्था? अस्थिर अवस्था, ठीक है। ये जो हमारा क्या था, लोहे का रॉड था। इस लोहे के रॉड को क्या कर रहे हो? गरम कर रहे हो। गरम कर रहे हो, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस से गरम कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले इतना भाग 100 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। ये वाला कितना रह जाएगा? 80। ये वाला कितना? 60। ये वाला कितना रह जाएगा? 40। ये वाला 30। ऐसे रहेगा, है ना। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा 100 तक, इसका 80 तक, फिर इसका 60 तक, फिर इसका कितना? 40 तक। फिर इसका कितना बढ़ेगा? 90 तक बढ़ेगा। फिर इसका कितना? 80 तक जाएगा। ऐसे धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। तो इस अवस्था को बोलते हैं क्या? अस्थिर अवस्था। लेकिन थोड़े देर के बाद में जब पूरा का पूरा गर्म कर लिए, मान लो 1 घंटा रुक गए हो, 1 घंटा रुकने के बाद में यहां पे टच करोगे तो भी 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, यहां पे टच करोगे तो भी 100 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? स्थिर अवस्था, क्योंकि इसमें अब तापमान समय के साथ नहीं बदल रहा है। ठीक है। देखो, गर्म सिरे से जितनी ऊष्मा प्रवेश करती है, ठंडे सिरे से उतनी ऊष्मा क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। यहां से ऊष्मा जा रही है, अब यहां तक पूरा पहुंच जाएगी, है ना। तापमान ग्रेडियंट समान और स्थिर रहता है। अब तापमान ग्रेडियंट क्या होता है? तापमान ग्रेडियंट बोलते हैं तापमान का दूरी के साथ में परिवर्तित होना। क्या कहलाता है? तापमान ग्रेडियंट। जैसे कि ये रॉड था, रॉड में जैसे 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 आगे बढ़ते जा रहे हो तापमान कम होते जा रहा है क्या? बदलते जा रहा है क्या? दूरी के साथ तापमान बदल रहा है। पहले 100 था, 80 था, फिर 60 था, है ना। इसी को क्या बोलते हैं?
तापमान ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, तापमान ग्रेडियंट समय के साथ समान और स्थिर रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण तो देख ही चुके हो। तो स्टडी स्टेट क्या होगा, लोहा को गर्म कर रहे हो, लोहा पूरी तरह से गर्म हो गया है, वो वाला केस क्या कहलाएगा, स्टडी स्टेट, स्थिर अवस्था। और गर्म करने का चालू किए हो, पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ है, वो क्या कहलाएगा, अस्थिर अवस्था। ठीक है, इसमें तापमान ग्रेडियंट समय के साथ क्या होगा, बदलते जाएगा, 80 होगा, फिर 90 होगा, फिर 95 होगा, फिर 100 होगा, ऐसा। ठीक है, ये देखो, ये दोनों में अंतर है। क्या बोल रहा है, तापमान परिवर्तन स्थिर अवस्था में बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। अस्थिर अवस्था में बदलेगा क्या, बदलेगा। ठीक है, ऊष्मा की प्रवाह की दर, अब इसमें पूरा सब तरफ 100 डिग्री हो गया है, तो इसमें प्रवाह की दर क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, और इसमें तापमान बदल रहा है इसलिए बदलती रहेगी। संतुलन की स्थिति, ये संतुलन की स्थिति प्राप्त हो चुकी है क्या, इसको दोनों तरफ 100 डिग्री हो गया है, इसमें अभी संतुलन की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, आगे जाके होगी। ठीक है, उदाहरण, लंबे समय तक गर्म की गई लोहे की छड़। ठीक है, नई नई गर्म की जा रही लोहे की छड़। देखे होगे लोहार के पास कभी गए होगे कुछ बनवाने के लिए, तो लोहा को जैसे ही डालता है, शुरुआत का पॉइंट जहां पे आग के संपर्क में रहता है वो लाल होता है, और धीरे 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 पूरा लोहा लाल होना चालू हो जाता है ना, धीरे धीरे क्या होता है, पूरा लोहा लाल होना चालू हो जाता है। तो वही है पूरा कंडीशन। ठीक है, चलो देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लो ऑफ हीट इन स्टडी स्टेट। ठीक है, ऐसे कारक जो ऊष्मा के किसको, प्रवाह को निर्धारित करते हैं, उनके बारे में देखना है। ठीक है, तो देखो, ये लोहे का रॉड है। ठीक है, माना कि यहां पे टेम्परेचर T1 है, यहां पे टेम्परेचर T2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लोहे का रॉड है, टेम्परेचर T1 है, T2 है, इसका लेंथ D है, लेंथ कितना है, D। ठीक, चलो, तो देखो, जो हीट फ्लो होगा Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया A के। एरिया क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, तापमान के अंतर पे, चाहे तापमान को T से दर्शाओ या थीटा से दर्शाओ, एक ही बात है यहाँ पे, इसलिए भी T और थीटा दोनों लिख दिया। ठीक है, तो देखो, जितना ज्यादा तापमान अंतर होगा उतना ज्यादा ऊष्मा का प्रवाह होगा, क्या है ना। अगर यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, यहाँ पे ठंडी ज्यादा है, तापमान में अंतर है, तो ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 माइनस T2। तीसरा देखो, Q टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, जितना देर तक रखोगे उतना ज्यादा क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह होगा। और चौथा Q जो है वो इनडायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, D के, डिस्टेंस के, जितना दूर में रखोगे उतना कम क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह होगा। तो चारों को कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, A θ1 θ2 माइनस θ2 इंटू T अपॉन T। ठीक है, अपॉन D, और ये क्या है, K कांस्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ। ए को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यह ऊष्मीय चालकता का गुणांक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ऊष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी का गुणांक कहलाता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर के, रॉड के ऊपर में, रॉड के नेचर के ऊपर में डिपेंड करेगा कि मटेरियल आपका किस प्रकार का है। अलग अलग मटेरियल के लिए के का मान अलग अलग होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, के ए θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन D। ठीक है, याद कर लेना इसको, लिख लिए फॉर्मूला। आगे बढ़े क्या, चलो देखो, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को कैसे लिखोगे। ठीक है,
हीट कैसे आ गया है, हीट Q से आ गया, Q निकाल लिए। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, उष्मा में परिवर्तन की दर, किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में। तो T से दोनों तरफ क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो इधर क्या आ जाएगा T, इधर का T क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। तो नया फॉर्मूला बन गया आपके लिए हीट ऑफ फ्लो का, देखो ये वाला Q/T के ए θ1 माइनस θ2 अपॉन डी, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उष्मा प्रवाह की दर। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, देखो अब इसके यूनिट निकालना है के का, के का क्या निकालोगे, यूनिट। तो ये हमारा क्या है भाई, फॉर्मूला के का, के को यहीं पे रखो, बाकी को सबको इधर भेज दो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। Q का मान रखना कैलोरी, डी का सेंटीमीटर, ए का सेंटीमीटर स्क्वायर, टी का डिग्री सेल्सियस, और इसका सेकेंड। तो ये आपका क्या आ जाएगा जी, यूनिट आ जाएगा किसका, थर्मल कंडक्टिविटी के कोफिशिएंट का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, और यहां से डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो ये आपका डायमेंशन निकल जाएगा। ठीक है, चलो, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर मटेरियल डिक्रीज विद द राइजिंग ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर प्योर मटेरियल है, प्योर मेटल है, प्योर मेटल मतलब कि कॉपर, सिल्वर, आयरन, ऐसा कुछ भी प्योर है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका थर्मल कंडक्टिविटी कम होता है। ठीक है, लेकिन एलॉय है, एलॉय मतलब कि मिश्र धातु, मिश्र धातु किसको का उदाहरण बताओ, कांसा, ब्रॉन्ज। तो उसमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगा। मिश्र धातु में, अर्धचालक में, अर्धचालक याद है, अर्धचालक में भी टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन चालक में क्या होती है, कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। वैसे ही इसमें थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उसमें चालकता की बात कर रहे हैं, तो जो प्योर वाला है उसमें कम होगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, जो मिश्र धातु है उसमें क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलो लिख लो इसको, फिर इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। हुआ क्या, देखो क्या क्या देखे हैं आज अभी तक। कहाँ से चालू किए लेक्चर हम हमारा, है ना। पहले आए स्थिर अवस्था, ठीक है, और अस्थिर अवस्था। दोनों क्या होता है समझो, एक रॉड है, रॉड को गर्म कर रहा हूं, गर्म करना चालू किया हूं, जैसे लोहार के पास गए होगे, लोहा को गर्म करना चालू करता है तो एक सिरा लाल होता है, फिर पूरा का पूरा रॉड क्या होने लग जाता है, लाल होने लग जाता है। तो लाल होने लग जाता है वो वाला कंडीशन कौन सा है, अस्थिर अवस्था, और लाल हो जाता है वो कौन सा कंडीशन है, स्थिर अवस्था। तो वही में दोनों का अंतर है। ठीक है,
क्या क्या अंतर है? समय के साथ ये नहीं बदल रहा है तापमान परिवर्तन, इसमें क्या होगा, समय के साथ बदल रहा है क्योंकि एक सिरा लाल हुआ, सारे सिरा लाल होना चाह रहा है, ठीक है। और क्या है, ऊष्मा का प्रवाह इसमें स्थिर रहता है, इसमें बदलते रहता है, ठीक है। यह अपनी संतुलन की स्थिति प्राप्त कर चुका है, पूरा का पूरा क्या हो चुका है, लाल हो चुका है, और ये अब लाल होगा, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, लंबे समय तक गर्म की गई छड़ और गर्म करना चालू की गई छड़, ठीक है। तो यही था अभी तक का। अभी देखो इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लो ऑफ हीट इन स्टडी स्टेट, यानी कि ऐसे कारक जो ऊष्मा की प्रवाह की दर को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ऊष्मा की प्रवाह करना चाह रहे हैं हम लोग, ये रॉड है, इस रॉड का लंबाई d है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है। इसी T1 T2 को या तो θ1 θ2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी ऊष्मा प्रवाह हो रही है वो डिपेंड करती है इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे, ठीक है, तीसरा टाइम पे, चौथा इसके लंबाई पे। तो इन चारों को मिला के ये फॉर्मूला बना लिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या बना, Q इज इक्वल टू के ए θ1 माइनस θ2 इंटू टी अपॉन डी, ठीक है। जहां पे K क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रॉड के ऊपर, मतलब किस मटेरियल का आप रॉड बनाए हो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यानी ऊष्मी चालकता का गुणांक, ठीक है। चलो, अगर आपको अब बोले कि दर निकालो, दर, रेट ऑफ फ्लो, तो किससे डिवाइड कर दोगे, टी से डिवाइड कर दोगे उसी फॉर्मूला को, तो दर निकल जाएगा। बाकी यूनिट ऑफ के निकाले हैं, डायमेंशन फॉर्मूला निकाले हैं, और इसको देख ही चुके हो। थर्मल कंडक्टिविटी याद रखना हमेशा, ऑब्जेक्टिव में या इंटरव्यू में कभी भी पूछ देगा, थर्मल कंडक्टिविटी प्योर मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, कम होगा, और मिश्र धातु का क्या बढ़ेगा, ज्यादा होगा। वैसे ही पानी का भी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। चलो, ये देखो थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग मटेरियल का दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी का गुणांक जो के निकाले, वो जितना ज्यादा के उतना ज्यादा ऊष्मी चालकता उस पदार्थ की। सबसे ज्यादा किसकी है, सिल्वर का, उसके बाद कॉपर है, एल्युमिनियम है, ब्रास है, स्टील है, लेड है, मरकरी है, ये सब, ठीक है। जितने मेटल होते हैं वो ऊष्मा के भी चालक होते हैं और विद्युत के भी चालक होते हैं, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी के और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के चालक होते हैं। और जितने नॉन मेटल्स होते हैं सब क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। क्या क्या है, ईंट हो गया, कंक्रीट हो गया, बॉडी फैट हो गया, ग्लास, आइस, रॉक, ये सब क्या है, ऊष्मा के कुचालक हैं, ठीक है। गैसेस भी क्या है, कुचालक हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई क्वेश्चन है? गैस गर्म हो जाता है, गैस गर्म हो जाता है, लेकिन इनकी तुलना में ये तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं ना भाई, इनकी तुलना में बहुत कम है। इसीलिए तो आपको क्या बोला जाता है, ठंडी के दिनों में रुई वाला कपड़ा पहनो या डबल लेयर का कपड़ा पहनो। तो गैस क्या करता है, हवा क्या करता है, ऊष्मा का कुचालक की तरह बर्ताव करता है। अगर आपके और वातावरण के बीच में अगर कोई हवा भरी हुई है तो क्या करता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है, आपके बॉडी से हीट को बाहर निकलने नहीं देता है, ठीक है। वैसे ही बोलोगे बर्फ कैसे ऊष्मा का सुचालक है करके, एक कुचालक है करके। ठंडे प्रदेशों में देखे होंगे ऐसे पिक्चर में इग्लू बनाए रहते हैं, ऐसा टाइप का बर्फ का घर देखे हो क्या, इग्लू। वो क्या करता है, जो दीवार बना रहता है किसका, बर्फ के ईंटों का जो दीवार बना रहता है, वो अंदर की हीट को बाहर जाने नहीं देता और बाहर की ठंडक को अंदर आने नहीं देता है, क्योंकि वह ऊष्मा का क्या है, कुचालक है, ठीक है। इसीलिए
घर का जो दीवार है, कई बार देखे होगे बाहर अलग टेम्परेचर रहता है, घर के अंदर अलग टेम्परेचर रहता है। क्यों? क्योंकि ये सब ऊष्मा के क्या है, कुचालक हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसीलिए देखे होगे जो टीना वाला छत रहता है वो एकदम गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक है। और वही खपरा वाला रहता है, मिट्टी खपरा वाला, वो ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि वो ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो, अब बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस की, ऊष्मीय प्रतिरोध की। ठीक है, हम ओम के नियम से ये जानते हैं क्या, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वोल्टेज इज इक्वल टू धारा गुना प्रतिरोध। ठीक है, चलो तो देखो, ये हमारा फॉर्मूला आया क्या Q का। इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? एक तरफ इस टेम्परेचर वाले को रखा हूं, बाकी सबको इधर भेज दिया हूं। Q बाई टी कर दिया, D अपॉन के इंटू ए कर दिया। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूला से कंपेयर करो इस फॉर्मूला को, जो Q1 माइनस ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, वो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, और यहां पे क्या है भाई, वोल्टेज, या इसी को क्या बोल देते हैं, वोल्टेज डिफरेंस। तो वहां से क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। तो यहां पे ये किसका काम करेगा, एज अ वोल्टेज तरह का काम करेगा। ठीक है, ये वोल्टेज के जैसा काम करेगा, वोल्टेज की तरह काम करेगा। और देखो थीटा अपॉन क्यू अपॉन टी, क्यू क्या है, उष्मा, अपॉन में टी आ गया, मतलब उष्मा प्रवाह की दर। धारा करेंट मतलब आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते थे, धारा। याद आ रहा है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती थी, धारा। तो ऐसे ही उष्मा प्रवाह की दर क्या कहलाएगी, उष्मीय धारा। तो इसको क्या बोल दिए हैं, उष्मीय धारा या फ्लो बोल दिए। बचा क्या इस फॉर्मूला में, देखो V इज इक्वल टू आई आर था, यहां पे V निकल गया, I निकल गया। अब ये जो बचा D अपॉन के ए, ये क्या कहलाएगा, रजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा फॉर्मूला में। तो आपको बोल दे उष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला बताओ, तो आप बताओगे R इज इक्वल टू डी अपॉन के ए। जितना ज्यादा लंबाई होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना कम प्रतिरोध होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो ये हमारा आ गया है, इतना प्रतिरोध कहला रहा है, तो अगर मैं इसको इधर भेज दूंगा तो ये भी क्या इसके इक्वल हो जाएगा क्या। ठीक है, तो ये भी प्रतिरोध का फॉर्मूला है, ये भी प्रतिरोध का फॉर्मूला है, दोनों को लिख लो। हुआ, देखो जो हम ये वाले में वोल्टेज निकालते थे, निकाले होगे, याद होगा तो ठीक, नहीं तो आगे निकालेंगे। ये क्या लिखते थे, रेजिस्टेंस जो होता है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू ए आता था, ये हटता था तो एक आता था रो, जिसको क्या बोलते थे, रो को बताओ तो, रजिस्टिविटी। याद आ रहा है, प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोध होता था, ये क्या होता था, प्रतिरोधकता। और इसी का उल्टा क्या होता था, प्रतिरोधकता का चालकता। तो इसको क्या लिख सकता हूं,
L/A। अब देखो तो दोनों फॉर्मूला को वही है, dl लंबाई था, ठीक है, ए के जगह में है। ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूला सेम है, ठीक है, क्लियर हुआ। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे माइंड के लिए बताया। आगे बढ़े, चलो। अभी फिर बताया था थोड़ी देर पहले, जो प्रतिरोधकता होता था वो चालकता का उल्टा होता था। यानी कि इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, चालकता इज इक्वल टू 1 प्रतिरोधकता। तो सेम चीज यहां करना है। वो क्या था, इलेक्ट्रिकल वाला, यहां पे थर्मल वाला। थर्मल कंडक्टिविटी इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी। तो ये यहां से आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला निकालो तो थर्मल रेजिस्टेंस का कैसे निकलेगा। ये वाला फॉर्मूला आया है, ये इसमें क्या आएगा, θ1 माइनस θ2 के बदले में डायमेंशन लिखोगे तो थीटा, ठीक है। और टी का क्या होगा, टी ही होगा। क्यू का क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। सबको रख के सॉल्व कर देना, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। पेपर में पूछ देगा भाई डायमेंशन फॉर्मूला, सबका डायमेंशन फॉर्मूला बनाने आना चाहिए। मैं हिंट कर दे रहा हूं हर बार, है ना। चलो आगे बढ़े, क्या लिखना है तो लिख लो इसको। चलो चलो, अब देखना है समतापीय सतह, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल स्टेट और टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। पहला देखो समतापीय सतह, आइसोथर्मल सरफेस, ठीक है। इमेजिन करो रॉड है, रॉड को गर्म कर रहे हो, यहाँ पे रॉड है, रॉड को क्या कर रहे हो, ये रॉड है पूरा, रॉड को क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। गर्म कर रहे हो, ये हिस्सा क्या हुआ भाई, पूरा गर्म होके क्या हो गया, लाल हो गया। जब इतना भाग अगर लाल हो गया है, इतना भाग क्या हो गया है, लाल हो गया है, इतना भाग लाल हो गया है, तो ये लाल होने का क्या है, ये बाउंड्री है मान लो। तो इस बाउंड्री में पूरी तरह से पूरी सतह का तापमान क्या होगा, समान होगा। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, समतापीय सतह। ये मान लो अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है, ये वाला 80 पे है, ये वाला 60 पे है। तो अब ये वाला 80 पे है, तो इस यहाँ पे कोई सतह ले लिया, मान लो ये सतह ले लिया, तो इसका तापमान कितना होगा, 80 पूरी तरह से। उसके आगे का कितना होगा, 60 होगा। तो मैं अगर कोई रॉड ले लूं, ऐसा कोई रॉड ले लिया, ठीक है, रॉड को क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, धीरे 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 हीट पूरी तरह से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसको बीच से कहीं पे से काटोगे और ऐसे एक सतह लिया, तो इस सतह पे सभी जगह तापमान क्या होगा, समान होगा। इसी को बोलते हैं समतापीय सतह। मानो इसको मैं गर्म कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, यहां से आग लगाया हूं, आग लगाया हूं, धीरे 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 हीट आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बीच से इसको ऐसे काटा और इसको ऐसे करके देख रहा हूं, तो उस सतह पे सभी जगह तापमान क्या होगा, समान होगा। उस सतह को क्या बोलते हैं, समतापीय सतह बोलते हैं, ठीक है। मतलब T क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं देखो इसकी। समतापीय सतह पर तापमान हर जगह क्या होगा, समान होगा, ठीक है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा समतापी सतह के लंबवत होगा, समझ गए। ये रॉड था जी,
रॉड में बीच से काटा था तो ये क्या बना था मेरा समतापी सतह। हीट कहां से कहां जा रहा है, इधर से इधर, क्योंकि आग तो इधर लगाए हो। तो ये जो सतह थी उसके लंबवत ही तो क्या हो रहा है, ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। क्लियर हुआ? ठीक। तीसरा पॉइंट देखो, एक ही पदार्थ में दो समतापी सतह एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ठीक है, देखो दो समतापी सतह को अगर काटना है, मान लो ये समतापी सतह है, ये समतापी सतह, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक ही सतह होगी कहीं भी उस मटेरियल पे, मतलब एक ही सतह होगी, मतलब एक ही सतह को क्या कर सकते हो, चुन सकते हो। ऐसे में एक ही सतह आएगी सीधा परपेंडिकुलर, तिरछा काटोगे तो वो बहुत सारी समतापी सतह हो जाएंगी। ठीक है, तो वह सतह क्या होगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? समतापी सतह एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। अगर मान लो समतापी सतह एक दूसरे को काट देती हैं, ये एक समतापी सतह है, एक समतापी सतह ऐसा बन गया, तो क्या होगा, जहां पे दोनों टकराए हैं उस बिंदु पे तो दो तापमान हो जाएगा। मान लो ये वाला समतापी सतह का तापमान 40 डिग्री था, ये वाले का कितना है, 42 डिग्री है, तो ये जो बिंदु है वो दोनों समतापी सतह पे आ जाएंगे फिर अगर काटेगी तो उसी बिंदु पर 40 डिग्री भी तापमान हो जाएगा, 42 डिग्री भी तापमान। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक ही बिंदु पर दो दो तापमान कैसे होगा, नहीं हो सकता। इसीलिए एक समतापी सतह, दो समतापी सतहें एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी। ठीक है, एक बिंदु पर एक ही समतापी सतह होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि एक छड़ के एक सिरे का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे सिरे का 20 है, तो वही 80, 60, 50 ऐसा ऐसा कर करके आगे बढ़ते जाएगा। चलो देखो, तापमान ग्रेडियंट, तापमान प्रवणता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या होता है, किसी पदार्थ में तापमान का दूरी के अनुसार परिवर्तन दर क्या कहलाता है, तापमान प्रवणता कहलाता है। ठीक है, महत्व देखो, यह बताता है कि पदार्थ में ऊष्मा किस दर से प्रवाहित हो रही है, किस दर से क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। देखो ये क्या था भाई, हमारा रॉड को क्या कर रहे थे, यहां से गर्म कर रहे थे, रॉड को क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे थे। धीरे धीरे तापमान क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऊष्मा जा रही है। यहां पे बहुत सारी क्या है भाई, समतापीय सतहें हैं। इस समतापी सतह का तापमान मान लो 80 डिग्री है, इसका 70 है, इसका 60 है, इसका 50 है। ठीक है, तो देखो तापमान दूरी के साथ में परिवर्तित हो रहा है क्या, तापमान दूरी के साथ में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो तापमान का दूरी के साथ में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, तापमान प्रवणता कहलाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, इमेजिन करो यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस था, यहां पे आखिरी कोर पे है मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी तापमान प्रवणता निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो उदाहरण, यदि एक 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ के एक सिरे का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे सिरे का 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो इसकी औसत तापमान प्रवणता कैसे निकलेगी, dt अपॉन dx। dt कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40, dx लंबाई कितनी है 10, तो कितना हो जाएगा 60/10, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस प्रति सेंटीमीटर। मतलब कि उस रॉड में एक एक सेंटीमीटर आगे बढ़ते जा रहे हो तो 6 डिग्री का क्या आते जाएगा, अंतर आते जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर लंबी रॉड में मान लो यहां पे कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पे कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से अगर 1 सेंटीमीटर में आगे बढ़ा तो तापमान 6 डिग्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि अब कितना हो गया यहाँ पे 94। यहां से फिर 1 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ा तो तापमान फिर क्या हो गया, 6 डिग्री कम हो गया, यानी कि कितना हो गया भाई 88 हो गया। वैसे ही आगे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये क्या बता रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस प्रति
सेंटीमीटर। मतलब एक एक सेंटीमीटर आगे बढ़ने पर 6-6 डिग्री सेल्सियस में क्या आ जा रहा है, अंतर आ जा रहा है। किसके साथ, दूरी के साथ। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं तापमान प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्लियर हुआ क्या अच्छे से? आगे बढ़े। है फॉर्मूला लिखोगे? लिखो। ये टाइम है ना, यहां पे क्या किया है, T1 अपॉन T2 अपॉन dx को क्या बना लिया है, dt बाई dx बना लिया है। बाकी सब चीज वैसे ही वैसे ही है। ये t क्या है, टाइम था। ठीक है, चलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो क्या, d थीटा अपॉन dx, तो इसका थीटा हो जाएगा नीचे वाले का मीटर इनवर्स, तो आ गया। ठीक है, चलो उष्मी चालकता के अनुप्रयोग, क्या क्या एप्लीकेशन है उष्मी चालकता के। पहला चीज, खाना बनाने में ऐसा बर्तन का उपयोग करते हो जिसकी उष्मी चालकता क्या हो, अच्छी हो, ताकि खाना जल्दी से पक जाए, इसीलिए अधिकतर धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कढ़ाई भी आपका धातु से बना हुआ है, कुकर भी आपका धातु से बना हुआ है। तो अधिकतर चीजें किसकी बनी होती हैं, धातु की, ताकि वह ऊष्मा का जल्दी से क्या कर सके, प्रवाह कर सके, ताकि खाना आपका जल्दी से क्या हो सके, बन सके। लेकिन इन बर्तनों के हैंडल को किससे बनाया जाता है, कुचालकों से, ताकि जब आप उसको पकड़ो तो क्या ना लगे, गरम ना लगे। ठीक है, चलो भवन निर्माण में हमेशा ऐसे मटेरियल का उपयोग किया जाता है जिसकी उष्मी चालकता क्या हो, सबसे कम हो। हमारे यहाँ ईंट पत्थर से बनाते हैं, जैसे विदेश चले जाओगे अमेरिका अमेरिका तो वो लोग लकड़ी से बनवाते हैं। क्यों, क्योंकि लकड़ी की उष्मी चालकता और कम होती है ईंटों की तुलना में, ताकि जब वहां बर्फ गिरे तो घर का अंदर क्या रहे, गर्म रहे। क्यों, क्योंकि लकड़ी का बना है, उष्मी चालकता उसकी क्या है भाई, कम है। चलो वस्त्रों का चयन, ठंडी में ऊन वाला पहनोगे और गर्मी में क्या पहनते हो, कॉटन, ताकि हवा क्या हो, पार हो सके। ठीक है, विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण में हीटर का वो देखे हो क्या, हीटर हीटर हीटर, क्या होता है उसमें, नाइक्रोम का वायर होता है, ऐसे गोल 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 वाला। जैसे ही धारा पास करते हैं उसमें क्या होने लग जाता है, हीट उत्पन्न होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर की दीवार हो गया, तापी इंसुलेशन हो गया, ये सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, ऐसी बेसिक बेसिक है। ठीक है, वैज्ञानिक उपयोग, चिकित्सा में उपयोग, उद्योग में उपयोग। चलो मेन आ जाओ, क्वेश्चन बनाओ इसको भाई। अच्छा क्वेश्चन है आज, क्या हो गया, हाँ वो रखा है बॉटल। समझो क्वेश्चन को और बनाओ, तगड़ा क्वेश्चन है एकदम, और एकदम डेली लाइफ से रिलेटेड है क्वेश्चन। बर्फ गोला खाए हो तो बना सकते हो ये क्वेश्चन को। ठेला में बर्फ गोला बेचने आते हैं तो वो लोग किस में रखे रहते हैं जी, बर्फ को थर्माकोल के बॉक्स में रखे रहते हैं क्या, व्हाइट कलर के, तो बस वही दे, बर्फ गोला को थर्माकोल के बॉक्स में रखा गया है।
समझ आ रहा है जी कैसे बनाना है? क्वेश्चन समझ आया? 4 किलोग्राम बर्फ को एक कार्टून में रखा गया है। उस जो थर्माकोल का डब्बा है उसका डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक है। बक्से के बाहर का तापमान 45 डिग्री है। बक्से की ऊष्मीय चालकता दी हुई है। तो 6 घंटे के बाद में कितना बर्फ पिघल जाएगा, यानी कि कितना बर्फ उसमें बचा है। पहले 4 किलो बर्फ था, 6 घंटे के बाद में कितना बर्फ बचा है ये निकालना है। बन रहे जी, लग रहे कुछ दिमाग। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझो। एक थर्माकोल का कार्टून है। ठीक है। थर्माकोल का क्या है भाई? कार्टून है। ठीक है, ऐसा थर्माकोल का कार्टून है। इसके अंदर में 4 किलो क्या रख दिया है? बर्फ रखा है। 4 किलो बर्फ रखा है, 4 kg। ठीक है। 6 घंटे के बाद में 6 घंटे के बाद में कितना बर्फ क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। ये आपको क्या करना है? पता करना है। 6 घंटे के बाद में कितना बर्फ पिघल जाएगा, ये आपको पता करना है। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में देखो तो। जो बॉक्स है उसका भुजा दिया हुआ है, मोटाई दिया हुआ है। ठीक है। एक घनाकार डब्बा है बोला है। ठीक है। बॉक्स के बाहर का टेम्परेचर दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है। बॉक्स का ऊष्मीय चालकता दिया हुआ है। ठीक है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा दी हुई है। इतना सब चीज क्या है? दिया हुआ है। क्या निकालना है आपको कि कितना बर्फ पिघल गया? तो मैं क्या करता हूं क्वेश्चन में, देखो, ये जो बर्फ है, ठीक है, 6 घंटे में इस बॉक्स से कितनी ऊष्मा बाहर जा सकती है, या सॉरी, 6 घंटे में कितनी ऊष्मा बाहर से अंदर आ सकती है, ये निकाल लेता हूं।
जो बर्फ को क्या करेगी, पिघलाएगी। तो जितनी उष्मा अंदर आएगी वही बर्फ को क्या करेगी, पिघलाएगी। तो देखो सरफेस एरिया देखो क्यूब का कितना है, ठीक है। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6 × A²। 6 फलक होते हैं, एक फलक का एरिया क्या होता है, A², क्योंकि घनाभ है इसलिए, ठीक है। तो देखो ए कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं इसको सॉल्व किया, इतना आ गया 0.54 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, जो बॉक्स है थर्माकोल का उसका सरफेस एरिया हो गया। अब देखो अमाउंट ऑफ हीट एंटर इन द बॉक्स, हीट के बॉक्स के अंदर में कितना हीट अंदर घुसेगा ये निकालना है। ये फॉर्मूला पढ़े क्या अभी, Q इज इक्वल टू के ए इंटू θ1/θ2 × T/D, ठीक है। देखो K का मान दिया हुआ है क्या, बॉक्स के लिए उष्मी चालकता गुणांक। एरिया भी निकाले क्या, θ1 - θ2 कितना होगा, बाहर कितना डिग्री टेम्परेचर है, 45। बर्फ है अंदर में, मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर होगा, 0, ठीक है। टी का मान बताओ, तो टी क्या है, टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है, 6 घंटा। तो 6 घंटा को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। 6 घंटा को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्ट करने के बाद में देखो नीचे में क्या बचा, डी। डी क्या है, लंबाई होता था, यहां लंबाई के बदले में बॉक्स की क्या आ जाएगी, मोटाई। तो बॉक्स का मोटाई लिख देना, सबको सॉल्व कर लेना। इतना जूल एनर्जी थर्माकोल के अंदर में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो अब इस एनर्जी का उपयोग किस में होगा, बर्फ को पिघलाने में। हम जानते हैं कल ये वाला फॉर्मूला पढ़े क्या, कौन सा फॉर्मूला है ये, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा का फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू M इंटू L। तो देखो Q का मान तो पता चल गया हमको, L का मान दिया हुआ है क्या, बस दोनों को रख के डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा। तो 6 घंटे में कितना बर्फ पिघला, सिर्फ उसका 0.3 किलो। मतलब कितना बर्फ रह गया उसके पास, अभी भी 3.7 kg बर्फ रह गया। अब समझ में आया क्यों ठेला में रहते हैं फिर भी बर्फ उन लोगों का नहीं पिघलता, क्योंकि जो थर्माकोल का बॉक्स उपयोग करते हैं उसकी उष्मा चालकता क्या होती है, बहुत कम होती है। तो बाहर की उष्मा अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इसको बनाओ, इसको बना सकते हो ऐसा लगता है मेरे को। एकदम सरल क्वेश्चन है।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दो धात्विक चालकों की तापीय चालकता का अनुपात 5:4 है। दो रॉड है बोल रहा है, ठीक है, उसमें चालकता का अनुपात कितना है? 5:4 है। यदि उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तापीय प्रतिरोध बराबर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ए, तापीय प्रतिरोध बराबर है, आर आर बराबर है, तो उनकी लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एकदम सरल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला लिखो दो ठोक। किसका? दो बार लिखना है फॉर्मूला। उष्मीय प्रतिरोध का, उष्मीय प्रतिरोध का फॉर्मूला लिख दो दो बार, बस आंसर आ गया। हाँ, देखो क्या बोल रहा है, दो धात्विक चालक हैं, ठीक है, इनकी लंबाइयों का अनुपात कितना है? 5:4 है। इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए ए बराबर है, आर आर भी क्या है? बराबर है। दोनों में किसका अनुपात निकालना है? उनकी लंबाइयों का अनुपात को निकालना है। आर क्या होता है फॉर्मूला भाई? आर इज इक्वल टू, बताओ, डी अपॉन के ए। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला? दो बार लिख दो, R1 R2 डी अपॉन के ए। क्या क्या सेम रहेगा बोला है? आर आर को क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा बोला है, तो आर आर सेम हो गया। D1 कर दो, D2 कर दो। के सेम रहेगा बोला है क्या? के को बताओ, के की वैल्यू दी हुई है। क्या दिया हुआ है? उष्मीय चालकता का गुणांक, तो K1 और K2 रख दिए। एरिया सेम रहेगा बोला है क्या? तो ए को रहने दो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर दो भाई? डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे ये आ जाएगा, या इक्वल रख दो, ठीक है, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। यहां से निकालोगे तो D1/D2 इज इक्वल टू K1/K2। वो 5/4 है, 5/4 आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलो, कन्वेक्शन, संवहन, क्या होता है संवहन? क्या होता है जी संवहन? संवहन बताओ। संवहन क्या होता है? हाँ, उष्मा का ही प्रवाह होता है जिसमें अणु विस्थापित होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। चालक वाले में विस्थापित होते थे क्या? नहीं, इसमें अणु क्या होते हैं? विस्थापित होते हैं, ठीक है। इस ये होता है दो प्रकार का। पहला होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी स्वतः होता है, जैसे कि पानी, गर्म पानी नीचे से उठ के कहाँ जाता है? ऊपर, और ठंडा पानी कहाँ आता है? नीचे आता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? प्राकृतिक वाला। दूसरा देखो, फोर्स्ड वाला, विवश नहीं आएगा, ये फोर्स्ड, ठीक है। इसमें किसकी उपयोग किया जाता है? पंखा, स्टीरर, ये सब का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कूलर, एसी में उपयोग करते हैं। कूलर में क्या करते हैं? ठंडी हवा को फेंकते हैं, मतलब कूलर से बाहर, और गर्म हवा को बाहर करना चाह रहे हैं। तो ये जो कन्वेक्शन हो रहा है वो किसकी मदद से हो रहा है? कूलर के पंखे की मदद से हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके उपयोग क्या क्या होते हैं? घरेलू उपयोग, पानी उबालना, प्राकृतिक घटनाएं, इंजीनियरिंग, भूविज्ञानिक, ये सबको पढ़ लेना, बेसिक बेसिक है। चलो, विकिरण, रेडिएशन। प्रकाश, सूर्य किरण, सन से जो आ रहा है वो, ठीक है। क्या होता है? विकिरण वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का प्रवाह संचार तरंगों के रूप में होता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी हो सकता है। उदाहरण, सूर्य की ऊष्मा
और आग के पास खड़े होने पर। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से क्या होता है? प्रसार होता है किसका? ऊष्मा का। ठीक है, यह प्रकाश की गति से चलता है। ठीक है, प्रकाश की गति से चलेगा तो यह बहुत तेज हो गया क्या? ठीक है, विकिरण को परावर्तित, अवशोषित या संचारित किया जा सकता है। सभी पदार्थ विकिरण उत्सर्जित एवं अवशोषित करते हैं। ठीक है, काला कपड़ा क्या करेगा? जल्दी ऊष्मा को अवशोषित करेगा और सफेद कपड़ा क्या करेगा? उत्सर्जित कर देगा। उत्सर्जित नहीं, परावर्तित कर देगा। काला कपड़ा अवशोषित भी जल्दी करता है, उत्सर्जित भी जल्दी करता है। ठीक है, देखो प्रकार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार माना गया है। ठीक है, पहला वो जिसको हम देख सकते हैं, उसका रेंज कहां से कहां जाता है? विब्योर, बैजा, हपीनाला। लाल, लाल से कम वाले को बोलते हैं अवरक्त, इंफ्रारेड। रेड से कम वाले को क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। और वॉयलेट से, बैगनी से ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वॉयलेट। ठीक है, अब कल देखेंगे ब्लैक बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन नेट सेट में भी आता रहता है। क्या होता है ब्लैक बॉडी? कृष्ण पिंड। बताओ तो क्या होता है? क्या होता है जी ब्लैक बॉडी? हम्म, मतलब ऐसा कोई पिंड जिस पर पड़ने वाली समस्त ऊर्जाओं को वो क्या कर ले? अवशोषित।